चलिए, तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स, इन सब की बात कर ली थी। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि भाई किस तरीके से हाउ हाउ देयर आर यूनिट्स दैट कैन बी मेजर्ड। यूनिट्स को कैसे मेजर किया जाता है, यूनिट्स क्या होती है, ठीक है, गिवन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, हमने इसकी बात की थी। फंडामेंटल और डेराइव्ड के बारे में हमने बात की थी। आज यहीं से अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। फंडामेंटल और डेराइव्ड को एक बार दोबारा देखते हैं। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल यूनिट्स? फंडामेंटल यूनिट से मतलब क्या है? ऐसी यूनिट्स जो कि सेल्फ सफिशिएंट हैं खुद को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड सो ऑन। लेंथ को मीटर में नाप के हमारा काम चल जाता है, ऐसे ही टाइम को सेकंड्स में नाप के हमारा काम चल जाता है। ठीक है, ऐसे ही टेम्परेचर को वी कैन मेजर इन द फॉर्म ऑफ डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, और हमारा काम चल जाता है। तो आप देख पा रहे हैं इन सभी के अंदर एक चीज कॉमन है। इन सभी के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स सेल्फ सफिशिएंट है। टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस में अगर मैंने मेंशन कर दिया, दैट मीन्स हमें टेम्परेचर के बारे में पूरा ज्ञान हो चुका है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर अपन वेलोसिटी की बात करें, ऑन दी अदर हैंड अगर अपन वेलोसिटी की बात करें, तो ये वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज अ डेराइव्ड यूनिट। ये एक डेराइव्ड यूनिट है, किसी चीज से डेराइव की गई है, निकाली गई है। जैसे कि वेलोसिटी निकालते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम से। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम से। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ओनली। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ही है। उसको डिवाइड करेंगे हम किससे? टाइम से, तो हमें क्या निकल के आएगा? वेलोसिटी निकल के आएगा। सो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी, एंड वी कैन से देन इसका यूनिट जो आएगा वो आएगा मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ अ क्वांटिटी? दिस इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। सिंपल सी बात। चलिए, इसके बाद मेरे पास और क्या चीज आती है? इसके बाद आता है मेरे पास मोमेंटम। वी हैव मोमेंटम which is mass into velocity. दैट मीन्स वेलोसिटी पता होगी तो जाके मैं मोमेंटम निकाल सकता हूँ। दैट मीन्स मोमेंटम ऑटोमेटिकली किससे निकली? वेलोसिटी से निकली। मोमेंटम ऑटोमेटिकली किसका प्रोडक्ट है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो ए डेराइव्ड क्वांटिटी। और ये बात भी हम पिछली क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। हमने सबसे पहली क्लास के अंदर एक चीज ये बताई थी कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, एनीथिंग, कुछ भी चीज अगर मुझे मेजर करनी है, तो उसके मेजरमेंट के लिए मुझे सबसे पहले एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनानी पड़ती है। we have to first mention what is the standard of this quantity. For example, if I want to measure the length of any particular object, किसी भी particular object की अगर length को मैं measure करना चाहता हूँ, then how will we measure the length? Length को कैसे measure करेंगे? Length को measure करेंगे उसके standard लेकर आके और यहाँ रख के। For example, ये जो चौक मेरे हाथ में है ये 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर लेंथ की। तो मैं इस चौक को लूंगा, अपने हैंड के अक्रॉस ऐसे रखूंगा और कंपेयर करना शुरू कर दूंगा कि कितनी चौक्स ऐसी लगेंगी ताकि मेरे पूरे हैंड की लंबाई आ जाए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। और मेजरमेंट के लिए हमें चाहिए होती है यूनिट्स, और यूनिट्स दो तरीके की होती है, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। फंडामेंटल ऐसी जो खुद सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। डेराइव्ड ऐसी जिनको दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज से मिलकर बनाया हो। ये बात अपन ने पिछली क्लासेस में कर ली थी। फिर आते हैं हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन कौन से सिस्टम्स हैं, आइए ध्यान से देखिए। वी हैव एमकेएस सिस्टम, वी हैव एमकेएस सिस्टम। नंबर सेकंड, वी हैव सीजीएस सिस्टम। नंबर सेकंड इज सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, and number third is the SI system. Number third is the SI system. Now what is MKS system? ठीक है, नंबर फोर्थ भी होता है, एक फोर्थ सिस्टम भी है, FPS सिस्टम। Now what was the need of the system of units? सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्या नीड पड़ा? बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जरूरत पड़ती है अलग अलग कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया में बैठे हैं, हमने अपना एक मेजरिंग सिस्टम बना दिया, तो हम सारी चीजों को मेजर उस सिस्टम के अकॉर्डिंग करें।
ताकि पूरे देश में क्या रहे, यूनिफॉर्मिटी। अगर मान लो कि देश के नॉर्थ में, नॉर्दर्न रीजन में, जैसे दिल्ली, राजस्थान, इन सब जगहों पे अगर मैं मीटर में लेंथ को मेजर करूं, और साउथ इंडिया के अंदर अगर मैं फीट में लेंथ को मेजर करूं, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, दोनों जगह एक डिस्क्रिपेंसी आ जाएगा, दोनों जगह कॉन्ट्राडिक्टिंग हो जाएंगे यूनिट्स। एक यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए, ताकि पूरा देश, पूरी कंट्री, पूरा रीजन एक सिंगल यूनिट को फॉलो करता हुआ आगे चले, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का कॉन्सेप्ट लेकर आता हूँ। अब हुआ क्या कि पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हर कंट्री अपनी अलग अलग सिस्टम्स को यूज कर रही थी। कोई एमकेएस यूज करता था, कोई सीजीएस करता था, कोई एफपीएस करता था, एंड दैट वाज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर एवरीवन। सभी के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई थी। क्यों प्रॉब्लमेटिक हुई? बिकॉज हर रीजन का अलग अलग यूनिट होने के कारण, हर रीजन का अलग अलग रेट होने के कारण, यूनिट होने के कारण वहां पर कंफ्यूजन होने लगा। एक फ्रांस वाला आदमी जब यूएसए जाके यूनिट्स बताता था तो उसको अलग वैल्यूज मिलती थी। एक यूएसए वाला आदमी अगर इंडिया आके यूनिट्स बताता था तो उसको अलग वैल्यूज मिलती थी। दैट मीन्स हर जगह पे यूनिट्स का डिफरेंट होने की वजह से कंफ्यूजन होने लगा। और उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर आए किसका, एसआई सिस्टम का। वी ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसआई सिस्टम इनटू द प्लेस। और इस एसआई सिस्टम के अनुसार हम ये कह सकते हैं दैट देयर आर इन टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हम सबकी बात करेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? फटाफट फटाफट, यस। चलिए, बहुत बढ़िया। According to MKS system, M stands for meter, M stands for meter, K stands for kilogram, K stands for kilogram, and S stands for seconds, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसी तरीके से सीजीएस सिस्टम में C stands for centimeter, G stands for gram, and S stands for seconds. Similarly, in FPS system, F stands for foot, P stands for pound, and S stands for seconds. So these were the three primitive systems which were accepted universally. ये तीन primitive systems को accept किया गया था initially, और ये माना गया था that according to these three systems there are only three fundamental quantities. ये माना गया कि इस तीन systems के अनुसार दुनिया में सिर्फ तीन ही fundamental quantities हैं, length, mass और time। इसके अलावा और कोई क्वांटिटी है ही नहीं जो सेल्फ सफिशिएंट हो। ऐसा ये सिस्टम्स कहते थे, ऐसा दुनिया मानती थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च डन बाय द साइंटिस्ट लोगों के द्वारा करे गए रिसर्च से हमें ये पता चला दैट देयर वाज अ फोर्थ सिस्टम आल्सो, एक चौथा सिस्टम और था। और उस चौथे सिस्टम को हमने क्या बोला, एसआई सिस्टम। और ये सिस्टम बनाया क्यों गया? ताकि पूरे वर्ल्ड में क्या रहे, एक यूनिफॉर्मिटी रहे, कंफ्यूजन ना रहे। और इस सिस्टम के अनुसार 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास देखने को मिलती हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, आइए उन सभी की अपन बात करेंगे। लेट अस सी। तो बाकी सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करूंगा। सो नंबर फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज लेंथ। नंबर फर्स्ट इज लेंथ, सेकंड इज मास, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज टेम्परेचर, सो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 6 इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका डिस्कशन भी किया जाएगा। एंड द नंबर 7th क्वांटिटी इज नोन एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हालांकि ये पिछले वीक भी हमने सारी चीजें देख ली थी, लेकिन आज फिर से यही सारी चीजों को अपन दोबारा देख रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वांटिटी इज लेंथ। और हम जानते हैं अगर लेंथ को मेजर करना है तो सिर्फ मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है, इंचेस, इन सब से काम चल जाता है।
हमें टाइम की नहीं जरूरत पड़ती, हमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेंथ सेल्फ सफिशिएंट है खुद को एक्सप्लेन करने के लिए। इसीलिए लेंथ को हमने किस में डाला है, फंडामेंटल क्वांटिटी में डाला। ठीक है, तो देयर इज लेंथ विच इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मीटर। एक लेंथ क्वांटिटी आई जिसको अपन किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। देन कम्स मास। मास इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ किलोग्राम। अब देखो, एक सिस्टम के अनुसार कुछ की कुछ ना कुछ यूनिट्स होनी चाहिए। एक सिस्टम के अनुसार उसकी कुछ ना कुछ यूनिट्स होनी चाहिए, और वो यूनिट्स मैं लिखता जा रहा हूँ। लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड्स, टेम्परेचर इज केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी विच इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैंडेला, सीडी। नॉट इन द कोर्स ऑफ 11th क्लास। 11th क्लास के कोर्स में हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन 11th क्लास में हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या है ये पता होनी चाहिए। इस संसार में दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कितने तरीके के, दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो खुद की लाइट को एमिट करते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट, जो खुद की लाइट को एमिट करते हैं। लेकिन नॉन ल्यूमिनस कौन से हो गए, ऐसे जिनकी खुद की लाइट नहीं है, विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ये चीज ध्यान रखनी है। तो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब कितना कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ब्राइट होगा या कितना डल होगा, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स इंटेंसिटी, और इसी इंटेंसिटी को हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो कोई अपन से पूछे व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अपना आंसर क्या होगा, that luminous intensity is that particular intensity which tells us about how bright or how dull a particular luminous object is। एक luminous object कितना bright है या कितना dull है, किससे पता चलेगा, ये चीज हमें पता चलती है by checking its luminous intensity। and finally we have amount of substance। chemistry में भी आप पढ़ते हो, amount of substance is the unit, is the number of moles, जिससे आपको पता चलता है कि एक गैस कितनी मौजूद है। अगर मान लो इस रूम के अंदर, आप जिस रूम के अंदर बैठे हो वहां पर गैस कितनी है, उसको मेजर करना है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को पता करते हैं। किसको पता करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। सो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या ये मेजर की जा सकती है, मैं कहूंगा हाँ। कैसे की जा सकती है, तो नंबर ऑफ मोल्स का कौन फॉर्मूला बता सकता है, मुझे अनम्यूट करके बता दो फटाफट। हु कैन टेल मी हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। Weight in gram upon molecular weight of solid. Yes, tell me everyone. Ronit, okay. सीधी सिंपल सी बात, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड दैट मीन्स अगर मुझे मासेस पता है सबके, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसको फंडामेंटल क्यों कंसीडर किया गया, क्योंकि मान लो अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे CO2 है, NO2 हो, कोई भी गैस हो, कुछ भी मटेरियल हो, अगर नंबर ऑफ मोल 1 है, तो एक नंबर ऑफ मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, नंबर ऑफ मोल अगर 1 है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल मौजूद हैं। इसका मतलब ये गैस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। इसका मतलब ये ना ये उसके मास पे डिपेंड कर रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि अगर 1 नंबर ऑफ मोल हुआ तो इतने मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। 2 मोल होगा तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 10 मोल होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। दैट मीन्स एक मोल जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मोल्स जो क्वांटिटी है, ये अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इस संसार में कोई भी ऑब्जेक्ट ले आओ, कोई भी क्रिस्टल ले आओ, कोई भी गैस ले आओ, पानी ले लो, वाटर ले लो, ऑक्सीजन ले लो, CO2 ले लो, कुछ भी ले लो, सभी अगर 1 मोल हैं तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। इसीलिए हमने इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में कंसीडर किया। फटाफट बताइए यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं, हैंड रेज करके बता दो।
चलिए बहुत 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 बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए, so these are the different fundamental quantities which we have to consider in the SI system. कोई पूछे what how why what was the need of the SI system, आपका आंसर होगा सर खूब सारे यूनिट्स थे, हर जगह के अलग अलग यूनिट्स थे, सभी को कंफ्यूजन से हटाने के लिए हमने चौथा सिस्टम लगाया। कोई बोले और एडवांटेज बताओ, तो हम बोलेंगे इट इज द मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम। Why it is the most accurate system? Because each and every system used to say that there are only 3 fundamental quantities. Lekin according to this system, there are total 7. So this is the most accurate system. This is also an advantage of this system. इसके बाद थर्ड नंबर एडवांटेज आता है मेरे पास, that it is closely related to the CGS system. अब ध्यान से देखिए CGS की बात करते हैं। CGS की बात करूं तो ये बनता है सेंटीमीटर, ये बनता है ग्राम, और ये बनता है सेकंड्स। तो अगर सीजीएस की बात की जाए, ध्यान से देखो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हम जानते हैं। दैट मींस दिस सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, एंड देखा जाए तो एसआई सिस्टम कहां से निकला, एमकेएस से निकला। कहां से निकला, एमकेएस सिस्टम। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एमकेएस सिस्टम हमने इसको ड्राइव किया है। एमकेएस में 3 फंडामेंटल होते थे, इसमें 7 होते हैं। ठीक है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द सीजीएस सिस्टम, इसीलिए इसको इजीएस्ट सिस्टम भी कहा जाता है, सबसे आसान सिस्टम। क्यों आसान है, क्योंकि यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है। तो 3 एडवांटेज तो मैंने आपको बताई दी। ठीक है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर बातें की है सारी। लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया दैट हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट, तो उनको ये 7 के बारे में पता चल गया। लेकिन सम रिसर्च वर कंटिन्यूइंग आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज 7। इस 7 फंडामेंटल के बाद भी कुछ रिसर्च चल रही, और उस रिसर्च से हमें ऐसा पता चलता है कि 2 और तरीके की फंडामेंटल मौजूद होती है इस दुनिया में। 2 और तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। अब वो कौन कौन सी होती है, इसका डिस्कशन हमने पिछले वीक किया था। वो कौन कौन सी फंडामेंटल होती है, इसका डिस्कशन हमने पिछले वीक किया था। कौन मुझे बता सकता है, अनम्यूट करके बता दो। ऑटोमेटिकली यस। 2 और फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिसका डिस्कशन हम पिछले वीक सर सर एंगल और सॉलिड एंगल। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस एंगल एंड सॉलिड एंगल, बिल्कुल सही बात है। हमने एंगल के बारे में पढ़ा, हमने सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ा, और उन दोनों को बोला गया सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो ध्यान से देखिए, उसके बारे में भी बात करते हैं। इसको यहां से हटाते हैं और यहां लिखते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। और सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज में मेरे पास सबसे पहली क्वांटिटी आती है, सबसे पहली क्वांटिटी आती है which is known as the angle, which is known as the angle. Now angle is measured in the form of radian. एंगल को हम किस फॉर्म में मेजर करते हैं, तो इट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। कैसा होता है एंगल, तो ये लो 2 लाइंस बनाई मैंने, इन दोनों लाइंस का आपस में कितना इंक्लिनेशन है थीटा, वो हमें कहां से पता चलता है, एंगल से पता चलता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द एसआई सिस्टम, एंगल इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। ऐसा ही दूसरी चीज हमने पढ़ी थी विच इज नोन एज द सॉलिड एंगल। तो यहां लिख सकते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक इस तरीके का डायग्राम पहले भी बनाया था मैंने, आज फिर बना देता हूँ। इस तरीके का डायग्राम बनाया था अपन ने। ऐसा, ठीक है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है दैट इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड इट इज कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट। ये पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट कन्वर्ज हो रहा है। दैट मींस इट इज सबटेंडिंग सम एंगल इन द फॉर्म ऑफ ए कर्व्ड सरफेस। एक कर्व्ड सरफेस के फॉर्म में ये एक एंगल को सबटेंड करके बैठा है। यहाँ पर मैं उसको शेड करके दिखाऊंगा इस तरीके से। ये यहाँ पर एक कर्व्ड सरफेस आपको दिख रहा है। If from the point where it is converging
अगर मैं वहां से इस एंगल तक का डिस्टेंस देखूं तो दैट कम्स आउट टू बी r, ठीक है। और अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालूं तो वो निकल के आता है, लेट अस सपोज डेल्टा ए, ठीक है। डेल्टा ए इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, देन द सॉलिड एंगल will be equal to डेल्टा a by r square। क्या हो जाएगा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला? डेल्टा a by r square, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सॉलिड एंगल। हालांकि सॉलिड एंगल पूरे 11th-12th के कोर्स में नहीं आता, सॉलिड एंगल आपको नहीं पढ़ना होता, मैथ्स में आप फिर भी पढ़ते हो, ठीक है। बट फिजिक्स के अंदर वी विल नेवर यूज सॉलिड एंगल, हम फिजिक्स के अंदर 11th-12th में कभी यूज नहीं करेंगे। जब आप फर्दर स्टडीज करते हो, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे, ठीक है, जब आप आगे जाके बीएससी या एमएससी इन फिजिक्स करोगे, तब आपको इस सॉलिड एंगल के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, इट इज अ कर्व्ड टाइप ऑफ एंगल व्हिच इज रिजेंबलिंग ऑफ अ सरफेस एरिया। आपको दिख रहा है इस तरीके से, यहाँ पर शेप करके दिखाया। इसको जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसका एरिया निकालो और जहां पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वहां तक का डिस्टेंस लिख लो, उसका स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्या निकलेगा? सॉलिड एंगल। एंड सॉलिड एंगल is measured in the form of steradian. Solid angle is measured in the form of steradian. जो यूनिट हमने एंगल की दी वो क्या थी? रेडियन, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है? स्टीरेडियन हो जाती है। दिस इज द पर्टिकुलर सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। सिंपल सीधी सी बात है, आसान चीज है। अब देखिए यहां मैं दो चीजें और डिस्कस करना चाहता हूं आज की क्लास में, ठीक है, ताकि कल हम लेंथ का मेजरमेंट, मास का मेजरमेंट शुरू कर पाए। मैं वो दो चीजें क्या है, ध्यान से सुनना। तुम लोग सारी चीज जानते हो, हम फिर भी इसको पढ़ेंगे बहुत आराम से, ध्यान से देखो। हम बोल रहे हैं लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। और हमने पहली क्लास में बोला था ये यूनिट होती है कोई चीजें अज्यूम करी हुई, ठीक है। किसी ने अज्यूम किया होगा यूनिट और बोला होगा कि दिस इज 1 मीटर, और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम सारी चीजों को मेजर करते हैं। ये चीज हम आज भी संभाले हुए हैं। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेवरेस्ट में बैठ के 1 मीटर को डिसाइड किया, तो उन्होंने 1 मीटर लंबा एक स्केल बना के रख दिया, ठीक है। आज भी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स जो कि फ्रांस में मौजूद है, ये म्यूजियम है वहां पर, उसके अंदर आज भी वो मीटर स्केल संभाला हुआ पड़ा है, जो कि साइंटिस्ट ने उस जमाने में बनाया था, दैट दिस इज 1 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, उन्होंने 1 मीटर को डिजाइन किया, उन्होंने 1 मीटर लंबी एक स्टिक बनाई, उस स्टिक को उन्होंने इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट के अंदर रख दिया। उसके खूब सारे रेप्लिकास बनाए, उसके खूब सारे रेप्लिकास बनाए। एक रेप्लिका इंडिया को दिया, एक फ्रांस को दिया, हर कंट्री को एक एक रेप्लिका दे दिया। हर कंट्री ने अपने कंट्रीमैन को ये समझाया दैट दिस इज 1 मीटर, अब हम इस 1 मीटर के हेल्प से मेजरमेंट करेंगे। हर कंट्री ने ये चीज समझाई, ठीक है। तो सबने फिर उस 1 मीटर को रेप्लिका किया, उसको पढ़ा, उसकी स्टडी की, और फिर सभी ने उसके खूब सारे स्केल बना दिए। आज आप मार्केट में जाओगे 1 मीटर लंबा स्केल लेने तो आपको मिल जाएगा। वो बेसिकली क्यों मिलता है? क्योंकि किसी ना किसी को पता है 1 मीटर कितना है, और 1 मीटर बनाया कहाँ गया था? तो फ्रांस में बनाया गया था। वहां पर आज की डेट में भी वो पर्टिकुलर स्केल मौजूद है। आप इसको गूगल कर सकते हैं, आप उसको पता कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए कि वही जो भी चीज यूनिट होती है उसको कभी ना कभी मेजर किया जाता है, उसको कभी ना कभी अज्यूम किया जाता है, और उसकी मदद से हम बाकी दुनिया के अंदर मेजरमेंट करते हैं। जैसे अगर मैं मान लूं मेरे पाम की लेंथ को, मैं बोल देता हूँ अपने ही नाम पे, ठीक है, या इसको थोड़ा फिजिक्स के नाम पे बोलते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। मैं बोल देता हूँ इसकी लेंथ जो है, मेरे पाम की लेंथ जो है, दैट इज 1 फिजिक्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर ठीक है, हमने मान लिया ये 1 फिजिक्स है, अब हम क्या करेंगे? इसके खूब सारे रेप्लिकाज निकाले, ठीक है, इसका एक स्केल बना देंगे और वो स्केल सबको दे देंगे। अब उस स्केल की मदद से जो भी कोई भी मेजर करेगा तो उसकी यूनिट क्या आएगी? फिजिक्स आएगी। तो आप समझो, ध्यान से इमेजिन करने की कोशिश करो, जब भी मेजरमेंट करना है तो यूनिट पता होनी चाहिए। और यूनिट कहां से निकलती है? यूनिट निकलती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, जिसको अज्यूम किया जाता है। सिमिलरली मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। सिमिलरली मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। एंड किलोग्राम को भी हमने क्या किया था? स्टैंडर्डाइज किया था। आज ये भी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स के अंदर पड़ा है,
ठीक है, स्टैंडर्डाइज किया था, किलोग्राम को बोला गया था दैट देयर वाज अ सिलेंडर। उन्होंने एक पर्टिकुलर डायमेंशंस का, डायमेंशंस हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर डायमेंशन का प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर बनाया। ठीक है, कैसा, किसका बनाया, प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर बनाया। सिलेंडर आपको पता है कैसा होता है, इस तरीके का, दिस इज द सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंडर। ये सिलेंडर बनाया गया प्लैटिनम और इरिडियम एलॉय का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस सिलेंडर वाज मेड फ्रॉम प्लैटिनम प्लस इरिडियम एलॉय, जिसमें 90% तो प्लैटिनम रखा गया और 10% इरिडियम रखा गया। इसके मास को बोला गया दैट दिस इज हैविंग 1 kg मास। इसके मास को बोला गया दैट दिस इज 1 kg। अब आपको बोल दिया दिस इज 1 kg, मैंने कहा चलो ठीक है। अब जब आप मेजरमेंट करना शुरू करोगे तो आप तो एक तराजू लेकर आओगे जैसे सब्जी वाले के पास होता है, एक तरफ ये सिलेंडर रख दोगे, दूसरी तरफ सब्जियां रख दोगे और फिर मेजर करना शुरू कर दोगे। मतलब मास को भी हमने स्टैंडर्डाइज किया, और मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या बनाई, मास की स्टैंडर्ड यूनिट बनाई किलोग्राम। और ये किलोग्राम कैसे निकाला गया, तो दिस वाज टेकन आउट और दिस वाज डिस्कवर्ड यूजिंग दिस प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर। और आज भी ये भी हमने रखा हुआ है फ्रांस में, और फ्रांस के इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट के अंदर ये प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर भी मिल जाता है। सो इन फ्यूचर अगर आपको कभी फ्रांस जाने का मौका मिले, ठीक है, मैं तो चाहता हूं आप सभी जाएं, लेकिन अगर इन फ्यूचर फ्रांस जाने का मौका मिले तो आप वहां जाके जरूर देखना इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट पेरिस में। ठीक है, और वहां जाके ये जरूर देखना कि क्या वहां पर हमारे पास ये मीटर लॉन्ग स्केल है कि नहीं है, क्या वहां पर दुनिया का सबसे पहला 1 kg है कि नहीं है, क्या वहां दुनिया का सबसे पहला 1 मीटर है कि नहीं है। जाके देखोगे आपको दिखेगा वहां पर सब कुछ आज भी संभाला हुआ पड़ा है। कहाँ संभाला हुआ पड़ा है, एक वैक्यूम चेम्बर के अंदर, एक ऐसा चेम्बर बनाया गया जिसके अंदर हवा नहीं है और वहां रखा गया। क्योंकि अगर मैं हवा रख दूंगा ये मेटल और मैंने हवा भर दी तो वहां पर कोरोजन होने लगेगा, एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से वहां पर अटैक होने लगेगा सरफेस, और सरफेस पर अटैक होने के कारण हमारा सरफेस डिप्लीट हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है। इसलिए हम उसको कहाँ रखते हैं, वैक्यूम चेम्बर में। लेकिन अगर अपन रीसेंट न्यूज की बात करें, अगर अपन रीसेंट न्यूज की बात करें तो इस वैक्यूम चेम्बर में भी रखे हुए इतने सालों से ये 1 kg मास का जो सिलेंडर था इसका मास थोड़ा सा हो गया है कम। ठीक है, थोड़ा सा ये डिग्रेड हो गया है, थोड़ा सा इसमें से रिएक्शंस वगैरह हुई, हो सकता है कहीं अंदर हवा चली गई होगी जिसकी वजह से वहां रिएक्शन हुई और मास थोड़ा सा डिग्रेड हो गया। लेकिन अब हमें फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि हर दुनिया में अब सबको पता है 1 kg क्या होता है। तो अब उसका स्टैंडर्ड रहे चाहे ना रहे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 1 kg वी नो दैट। लेकिन फिर भी 1 kg एग्जैक्ट किसका था, इसका। और इसके बाद हमने इसकी मदद से खूब सारे इसके रेप्लिका बनाए। आप जो सब्जी वाले के पास जाते हो और बोलते हो वो 1 kg वाला जो वाट देखते हो आप लोग सब्जी वाले के पास, वो अल्टीमेटली किसकी मदद से बना है, वो इसकी मदद से बना है। सो हर क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है और उसी स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं, और इन स्टैंडर्ड्स को कहीं ना कहीं रखा गया है। मैंने आपको ग्रुप पे पिछले हफ्ते एक फाइल भेजी थी, एक टेबल सी भेजी थी जिसमें हर एक क्वांटिटी के स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में बता रखा था, क्या अज्यूम किया था स्टैंडर्ड के लिए। कितने लोगों ने उसे पढ़ा, एक बार हैंड रेज करके बताना मुझे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्टडीड इट, कितने लोगों ने उसको पढ़ा कि सर उसमें 5-6 तरीके की लिखी हुई थी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, हमने पढ़ा है उसे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोनित, सुमित, चित्रा, मयंक, अपेक्षा, यश, आयुष्मान, शिवानी, ओके, मोहक, मोनिश, मोनिश नहीं मनीष, ओके, यस, वेरी गुड, सुहाना, ध्रुव, अच्छी बात है। दैट मीन्स आपने जब उसको पढ़ा होगा, उस टेबल को देखा होगा, तो आपने देखा होगा वहां पर मीटर के लिए भी लिखा है, किलोग्राम के भी लिखा है, टाइम के लिए भी लिखा है। टाइम के लिए आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं एक सीजियम एटम ले लूं, मैं अगर एक सीजियम एटम ले लूं और सीजियम एटम के हाइपर फाइन ऑर्बिट्स में चला जाऊं, ठीक है, एक सीजियम एटम ले लूं और उसके हाइपर फाइन ऑर्बिट्स में चला जाऊं, तो वहां जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन शो करता है। वहां जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे क्या करता है, ट्रांजिशन शो करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स 9 बिलियन ट्रांजिशन करते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स 9 बिलियन बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे जाने लगते हैं 9 बिलियन बार, तब टाइम जो होता है वो 1 सेकंड होता है। तो देखो साइंटिस्ट ने कितनी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन इफेक्टिव
स्टैंडर्ड्स को माना है, क्योंकि इस संसार में हर सीजियम एटम में ये होता है और ये वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगी। हम ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड्स वो रहे जिनकी वैल्यू कभी चेंज ना करें, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड की वैल्यू चेंज हो गई तो हमने जो कुछ भी मेजर करना है उसके रिस्पेक्ट में करना है। अगर स्टैंडर्ड ही बदल गया तो सारे के सारे मेजरमेंट भी बदल जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो कभी चेंज ना करे, वो उतना ही रहे। ठीक है, तो हमने टाइम के लिए 9 बिलियन सीजियम एटम के इलेक्ट्रॉन के ट्रांजेक्शंस को 1 सेकेंड माना। इसी तरीके से हम जब आगे चलते हैं, ठीक है, हम जब आगे चलते हैं हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर किसको माना, 1 एम्पियर उसको माना, 2 वायर्स थी पैरेलल जा रही थी, एक वायर दूसरे वायर पे पैरेलल वायर्स पे कितना फोर्स लगाए, तो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का अगर फोर्स लगाती है तो इतना न्यूटन फोर्स अगर 2 वायर एक दूसरे पे लगाएंगी तो उन वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने ये चीज मानी। इसको याद नहीं रखना, ये कहीं किसी एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे स्टैंडर्ड्स निकाले जाते हैं, किस तरीके से हम इन स्टैंडर्ड्स की मदद से मेजरमेंट करते हैं। इन स्टैंडर्ड्स को यूनिट कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए बस। बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप लोग। अगर हमें